कहानी गोधूलि के दीप। कहानी का शीर्षक कागज पर लिखकर अनिल घंटों से कहानी लिखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अभी तक कहानी की शुरुआत भी न कर सका था। इसलिए वह मन ही मन झुंझला रहा था। अंदर से दीपा के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और अभी तक घर में दिए नहीं आए। अनाब कागज कलम लिए बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। सवेरे से अचानक दीपा धड़धड़ाते हुए अनिल के सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, तुम्हें दीन दुनिया की कुछ खबर रहती है? कब से चिल्ला रही हूँ कि जाकर दिए लाओ और तुम हो कि सुनते ही नहीं। कागज कलम लिए बैठे हो अनिल को अपनी ओर प्यार भरी नज़रों से देखते हुए पाकर दीपा का गुस्सा शांत हो गया और शर्म से उसका चेहरा सिंदूरी हो गया। कृत्रिम क्रोध प्रकट करती हुई बोली, अब ऐसा क्या देख रहे हो? उठो और जाकर दिए लाओ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो दीपा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा आकर मेरे सामने खड़ी हो गई है। अनिल ने अपनी मदभरी नज़रों से दीपा को देखते हुए कहा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी आँखों को ढक लिया। अच्छा छोड़ो, अब इतनी देर से अनाब कहानी लिखने बैठे हैं, वह नहीं लिख सके तो अब कविता करने लगे, दीपा ने कहा और अपना हाथ छुड़ाकर अनुनय करती हुई बोली, देखो प्लीज़ आप देर ना करो, जाओ ना। जाना तो मैं भी चाहती हूँ मैडम, आपको यूँ अकेली छोड़कर जाने में डर लगता है। अनिल ने शरारत से कहा, जाओ जाओ, अब मुझे कोई रावण आकर नहीं उठा ले जाएगा, दीपा ने कहा और अनिल का हाथ पकड़कर उठाने लगी। अनिल झोला उठाकर जाते हुए बोला, अच्छा तुम सब तैयार रखो, मैं अभी आया। मेरा सब तैयार है, बस तुम जल्दी आ जाओ, दीपा ने कहा। दीपा की बात सुनकर अनिल दरवाजे से पलट पड़ा और बिल्कुल पास आकर दीपा की आँखों में झांकते हुए शरारती अंदाज में बोला, सब तैयार है तो मुझे बाहर क्यों भेज रही हो? जाओ हटो, दीपा ने कहा और उसे ठेलकर दरवाजे के बाहर करके दरवाज़ा बंद कर लिया। अनिल बाजार चला गया। अनिल की प्यार भरी शरारतों से दीपा का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वह कोई गीत गुनगुनाती हुई ड्राइंग रूम में ही बैठ गई। उसे इस पल अनायास उस घटना की याद आ गई जिसकी वजह से उसे अनिल जैसा जीवन साथी मिला, जिसने उसकी जिंदगी में प्यार की खुशबू बिखेर दी थी। धीरे धीरे वह अतीत की गहराइयों में उतर गई
विवाह मंडप खूब सजाया गया है। चारों तरफ खूब चहल पहल है। पापा और मम्मी अत्यंत व्यस्त नजर आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना, आखिर आज पापा की लाडली बेटिया दीपो की शादी जो थी, मेरे पापा और मम्मी के 3 बेटियां ही थी, कोई बेटा नहीं था। फिर भी उन्होंने बेटियों को कभी कोसा नहीं और ना कभी अपने भाग्य का रोना ही रोया। मेरे पापा प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने हम तीनों बहनों को खूब पढ़ाया लिखाया। मेरी 2 बहनों MA थी और उनकी शादी हो चुकी थी। मैं पापा की सबसे आखिरी संतान थी, इसलिए सबसे अधिक लाडली थी। पापा का मेरे प्रति विशेष स्नेह था, जिसके कारण मुझे घर से पूरी आज़ादी थी। MSc करने के दौरान ही अपनी ही कॉलोनी के एक लड़के से मेरा प्रेम हो गया। वह डॉक्टरी अध्ययन के अंतिम वर्ष में था। हमने शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने अपने पापा से यह बात कही तो वे पहले तो विस्मित हुए, किंतु फिर अत्यंत संयमित स्वर में बोले, बेटी, मैं तो सोचता था कि तुम और आगे पढ़ो, शोध करो या IAS में बैठो, क्योंकि तुम मेरे सभी बच्चों में पढ़ने में सबसे अधिक होशियार हो। उस समय मेरी युवा बुद्धि को यह टाल मटोल वाली बात लगी, अतः मैंने कुछ विद्रोही स्वर में कहा, पापा, वो तो शादी के बाद भी हो सकता है, और फिर अभी तो चुप कर, अब ज़्यादा बकर बकर मत कर। शर्म नहीं आ रही इस तरह बात करते हुए? मम्मी का क्रोध से फुफकारता हुआ स्वर उभरा। वे अंदर से सब बातें सुन चुकी थी। फिर पापा की ओर आग्रही दृष्टि से देखती हुई वे बोली, देख लिया सिर चढ़ाने का नतीजा। मैंने पापा की बात मान ली और पापा ने घर तथा समाज के अनेक विरोधों के बावजूद शादी के लिए सब तैयारियां प्रारंभ कर दी। प्रदीप ने भी अपने घर वालों को शादी के लिए राजी कर लिया था। उस दिन भी दिवाली थी। प्रदीप के घर वाले ऐन दिवाली के मौके पर गृहलक्ष्मी की अपने घर ले जाना चाहते थे। अमावस की वह काली रात बिजली के
लड्डुओं और राड़ों से जगमगाती रही थी। शहनाई का मधुर स्वर गूंज गूंज कर मेरे अंदर एक अद्भुत मिठास घोल रहा था। तभी पंडित ने कहा, कन्या को बुलाया जाए। शादी के जोड़े में सिकुड़ी सिमटी मुझे मंडप में ले जाया गया। मंत्रोच्चार का उच्च स्वर में हृदय के तार तार को झंकृत कर रहा था। फिर पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, अब सिंदूर दान का मुहूर्त हो गया है। तभी प्रदीप के पिताजी अचानक मंडप में खड़े हो गए और एकदम फिल्मी अंदाज में बोले, वशिष्ठ जी, पहले लड़के को दिए जलाने वाले सब सामान यहाँ ला दीजिए। उनके इस अप्रत्याशित सवाल पर पूरा मंडप स्तब्ध हो गया। मेरे पापा का चेहरा भी हतप्रभ हो गया, किंतु अपने को स्वयं करते हुए बोले, पांडे जी, आपको अचानक क्या हो गया? आज चीजें लड़के के लिए आई है, उन्हें तो मैं दूंगा ही। आखिर अब प्रदीप मेरा भी बेटा है। नहीं नहीं, आप अपने शब्द जाल में मुझे नहीं फंसा सकते। पहले सब सामान लाइए। प्रदीप के पिता ने निर्णायक स्वर में कहा। मेरे पापा बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने कभी अन्याय और अनीति से समझौता नहीं किया। ब्राह्मण होने के बावजूद वे पोगापंथी लोगों के बहुत खिलाफ रहते थे। किंतु मैंने देखा कि आज अपनी प्यारी बिटिया के सुख के कारण उन्होंने अपमान का यह घूंट पिया और सब सामान बाहर लाने का आदेश अपने आदमियों को दिया। मंडप में स्कूटर, टीवी, घड़ी, बर्तन आदि सब सामान लाकर रख दिया गया।
सभी सामान को एक एक कर देखने के बाद प्रदीप के पिता ने कहा, हाँ, यही सामान है, चलो कोई बात नहीं। बेटे की नादानी का हर्जाना तो भरना पड़ेगा, लेकिन नकदी किधर है? अब मेरे पापा का चेहरा अपमान और क्रोध से लाल हो गया। फिर वे अपने को संभालते रहे। उन्होंने कहा, समधी साहब, आपके और हमारे बीच तो लेन देन की बात ही नहीं थी। हम दोनों ने ही बच्चों की खुशी के लिए इस रिश्ते को खुशी खुशी मंजूरी दी थी, और फिर मैंने अपनी औकात से ज़्यादा ही सामान हूँ। अगर यही औकात थी तो एक डॉक्टर लड़के को फांसने के लिए अपनी लड़की को क्यों उकसाया? प्रदीप के पिता ने व्यंग्यपूर्वक कहा, चुप रहिए पांडे जी, बकवास की भी हद होती है। मेरे पापा ने कहा। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा गया था। अच्छा, तो मैं बकवास कर रहा हूँ? अपने दरवाजे बुलाकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो? ठीक है प्रदीप बेटा, उठो, अभी चलो, अब यह शादी नहीं होगी। कहकर प्रदीप के पिता उसे उठाने लगे। मेरे भविष्य का ख्याल करके मेरे पापा अब एकदम नरम पड़ गए और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, ऐसा मत कीजिए पांडे जी, मेरी बेटी की जिंदगी का ख्याल कीजिए। अपने बच्चे की खुशी का ख्याल कीजिए। फिर वे एकाएक प्रदीप की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, बेटा प्रदीप, तुम ही समझाओ ना अपने पिताजी को। लेकिन प्रदीप कुछ न बोला।
पूरी घटना के दौरान वह एक मूकदर्शक बना रहा। मेरी हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी। मुझे ग्लानि हो रही थी कि मेरे कारण मेरे पापा का अपमान हो रहा था। अब मुझसे चुप न रहा गया। मैंने लोक लाज को एक किनारे करके प्रदीप को भरे मंडप में पकड़कर झिंझोड़ा, क्यों? अब बोलते क्यों नहीं? हमें जलील कराने के लिए बारात लेके आए थे। लेकिन वह कुछ नहीं बोला और अपने को छुड़ाकर जाने के लिए मुड़ा ही था कि किसी की बुलंद आवाज मंडप में गूंजी। एक कायर आदमी दूसरे की इज्जत क्या समझेगा? आप लोग व्यर्थ उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उसका ध्यान उसकी तरफ चला गया और मेरा भी एक सांवला सुगठित युवक सामने खड़ा था। क्रोध से उसका चेहरा लाल हो रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे पापा के पास आकर अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, आप परेशान न हो। आपकी बेटी के लिए प्रदीप से भी योग्य लड़के मिल जाएंगे। मेरे पापा ने उस युवक की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, वो तो है बेटा, लेकिन इस समय तो मेरी बेइज्जती हो रही है। नहीं, आप ऐसा न सोचें। यह आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है, यह उस नौजवान की बेइज्जती हो रही है जो डॉक्टरी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी गधे की तरह अपने पिता के घृणित आदेश के खूंटे से बंधा है। वैसे यदि आप बुरा ना माने तो है एक बात कहूँ? उस युवक ने साफ और सधे स्वर में कहा। नहीं बेटा,
बुरा क्यों मानूंगा, बोलो। पापा ने कहा, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। यदि आप और आपकी लड़की मुझे पसंद करे तो मैं इस रिश्ते को अपना सौभाग्य मानूंगा। युवक ने कहा, मेरे पापा का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने मेरी ओर मायूस नज़रों से देखा। मैंने अपने को संभाला और पापा को और देखकर मुस्कुरा दी। बस फिर क्या था, मेरी और उस युवक की शादी उसी मंडप में उसी समय हो गई। वह युवक और कोई नहीं बल्कि मेरा अनिल ही था। मंडप में मैंने सोचा था कि ये लड़का बड़ा गंभीर स्वभाव का होगा, लेकिन शादी के बाद कई सालों में मैंने जाना कि अनिल का व्यक्तित्व निर्णय लेने के मामले में जहाँ एक तरफ चट्टान की तरह दृढ़ एवं गंभीर है, तो वहीं दूसरी तरफ प्यार के मामले में जनाब किसी शायर से कम नहीं। मुझे अपने भाग्य पर कभी-कभी विश्वास नहीं होता। तभी दरवाजे की घंटी बजने से दीपा का ध्यान भंग हुआ। उसने देखा 6:30 बज गए थे। वह अतीत के ख्यालों में ही डूबी रही। सोचा, अनिल दिए लेकर आ गया अपनी चेप मिटाने के लिए बड़े गर्मजोशी से। आइए आइए जनाब, तशरीफ़ ले आइए। कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसे देखकर हतप्रभ हो गई। उसके मुख से मुश्किल से निकला, आप अंदर आने को नहीं कहोगी? आगंतुक ने कहा, किंतु इतना कहने में भी उसका स्वर काँप गया। अब तक दीपा अपने को स्वायत्त कर चुकी थी। बोली, आइए। आगंतुक अंदर आकर कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गया। उसी कमरे में एक कुर्सी पर दीपा भी बैठ गई। कमरे में पसर गए सन्नाटे को तोड़ते हुए आगंतुक ने कहा, इंजीनियर साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं? वे बाजार गए हैं, दीपा ने तटस्थ भाव से जवाब दिया। फिर बात वही समाप्त करने की उद्देश्य से बोले, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ।
हूँ, केवल चाय पर ही टालने का इरादा है। आगंतुक ने बेतकल्लुफी से मुस्कुराते हुए कहा। दीपा ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अंदर से कोल्ड ड्रिंक्स की एक बोतल लाकर उसके सामने टेबल पर रख दी। आगंतुक ने बोतल को हाथ में लेकर घुमाते हुए कहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपने कैसे तकलीफ की? दीपा ने कहा, इस शहर के सरकारी अस्पताल में मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र ऑर्डर पर इस शहर का नाम पढ़ते हैं तुम्हारी याद आ गई। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता तुम्हारे पिता से दूसरी तीसरे लोगों के माध्यम से ले पाया। फिर यहाँ आने से अपने को रोक न सका और सोचा चलो अपनी दीपों से मिलाए और मैं चला आया। आगंतुक ने कहा। उसे सुनकर दीपा का मुख तमतमा गया। फिर रूखे स्वर में बोली, इतने बड़े डॉक्टर होकर अभी तक आपकी बात करने की भी तमीज नहीं आई। आपकी दीपो आज से 4 साल पहले ही मर गई। यहाँ कोई दीपो नहीं रहती। मैं श्री अनिल कुमार शर्मा की पत्नी दीपा शर्मा हूँ। आगंतुक का चेहरा एक पल में म्लान हो गया। फिर भी उसने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, वो तो बंगले पर लगी नेम प्लेट देखकर ही जान गया था। जहाँ मिस्टर और मिसेज शर्मा का नाम साथ लगे हैं। पति पत्नी को समानता का यह भी एक अजीब नमूना देखने को मिला आज। जो सिंह पुरुष होते हैं वे अपनी पत्नी को इज्जत और बराबरी का दर्जा देने में कभी नहीं हिचकिचाते, किंतु जो कायर होते हैं वे एकांत में तो स्त्री के तलवे चाटते हैं, लेकिन दूसरों के सामने उसे अपमानित कर अपने पौरुष का प्रदर्शन करते हैं। और शायद आप उसी श्रेणी के हैं। दीपा ने कहा और उठ खड़ी हुई। आगंतुक भी उठ खड़ा हुआ और उत्तेजित स्वर में बोला, अपने घर में मुझे गालियाँ दे रही हो? मेरे घर में आकर तुझे सिर्फ अपमानित करना नहीं चाहता हो मी प्रदीप कुमार पांडे, लेकिन यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। आप सीधे यहाँ से रास्ता नापिए और फिर कभी अपनी दीपो से मिलने का ख्याल भी मन में मत लाना। मुझमें दीपा ने क्रोध में एक एक शब्द बताते हुए कहा।
प्रदीप तेजी से बाहर चला गया। दरवाजा बंद करने के लिए बाहर के कमरे में आते ही दीपा चौंक उठी। वहाँ अनिल न जाने कब से खड़ा था। अनिल को देखते ही दीपा का तमतमाया हुआ चेहरा रुआसा हो गया और वह अनिल के सीने में मुँह छुपाकर बफक कर रो पड़ी। रोते नहीं दीपा, तुम तो एक बहादुर नारी हो। मुझे तुम पर गर्व है। चलो देखो, गोधूली की बोला हो गई है। दिए नहीं जलाओगी? अनिल ने कहा। दीपा ने आंचल में आंसू पोंछते हुए अनिल से सभी दिए लिए और उन्हें जलाकर रखने लगी। उसने अनिल की ओर प्यार भरी नजरों से मैं देखा और अनिल उसे अश्रुमिश्रित चेहरे पर एक गहरा चुंबन जड़ दिया। उसी समय पूरा घर गोधूली के दीप से जगमगा उठा है। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी में।